वेलकम एवरीवन। डीजी साथ की ऑनलाइन कक्षा में आज फिर आपका स्वागत है। आज विकास के अध्याय को आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि विश्व के जो अन्य बहुत सारे संस्थान हैं वो विकास को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमने जाना था कि वर्ल्ड बैंक जो विकास को कैलकुलेट करता है उसका तरीका बहुत सिंपल सा है कि वो प्रति व्यक्ति आय को देखता है किसी देश के लिए, परंतु प्रति व्यक्ति आय सारे विकास का एकमात्र मापदंड या अच्छा मापदंड नहीं है। अगर सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय बहुत है परंतु विकास के रूप में वो बहुत आगे नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि आप कुवैत को आप अमीर देश मान सकते हैं, दुबई को अमीर देश मान सकते हैं, परंतु हर सुविधाएं के रूप में दुबई जरूर है, सक्षम है, परंतु कुछ चीजों में वो फिर भी पीछे है अन्य देशों जैसे अमेरिका के सामने। तो जरूरी है कि या यूरोपियन देशों के सामने तो जरूरी है कि बहुत चीजों में शिक्षा भी एक जरूरी मापदंड है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी एक दो जरूरी मापदंड है। तो इसी को देखते हुए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, मैं आपको बताना जरूर पसंद करूंगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, अभी मैं आपको बता रहा था कि मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट। और ये मानव विकास रिपोर्ट आया कहां से, तो इनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति थे जो कि मूल रूप से पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। खुद उनका रिपोर्ट बहुत, पाकिस्तान का इसका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, वो उनका नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। क्या नाम था उनका? महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। इन्होंने सबसे पहले मानव विकास सूचना की गणना की। इन्होंने कहा कि विश्व के जो देश हैं वो अगर सिर्फ आय के सहारे अगर विकास को घोतक मानते हैं तो ये पूर्णतः सही नहीं है। आय के साथ दो चीजों को और लिया जाना चाहिए। वो दो चीज है जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। जीवन प्रत्याशा का मतलब कि किसी देश का व्यक्ति कितने सालों तक जीवित रहता है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी देश का व्यक्ति, उसी देश का व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रहेगा जो देश के लोग जो हैं वो अच्छे इलाज जिन्हें मिलेंगे, मतलब रोड अच्छी बनी होगी, डॉक्टर्स होंगे, तभी तो उनका इलाज हो जाएगा जल्दी। बहुत सारे लोग हैं जो कम खराब इलाज के चलते मारे जाते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि विकास का घोतक तब होता है जब वो सारी सुविधाएं उत्पन्न हो। तो आप जान गए कि मानव विकास सूचकांक तीन चीजों को लेता है। क्या क्या लेता है? जीवन प्रत्याशा को, अर्थात स्वास्थ्य भी बोल सकते हैं, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को भी ये लेता है। यही इसी के सहारे ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है, और इसके बाद हम जाते हैं कि इसका निकालता कौन है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आखिर कौन निकालता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, यूएनडीपी इसको निकालता है। कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये निकालता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। कहां पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। ये इसका क्या काम था कि विश्व के ये विकास को समझता था, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास को समझता था। तो इसने जब महबूबुल हक ने, एम हक ने जब सबसे पहले एचडीआई का गणना किया तो उसने इस गणने को स्वीकार किया और कुछ मामूली फेरबदल करते हुए इसे हर वर्ष निकालना शुरू किया, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। चलिए हम अपने एक्सरसाइज में वापस लौटते हैं चैप्टर में और स्क्रीन शेयर के सहारे वापस आते हैं और वहां जानते हैं कि आखिर हम इसको कैसे समझेंगे। चलिए आते हैं मानव विकास रिपोर्ट। एक बार आप समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का महत्वपूर्ण स्तर है परंतु यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। समझ में आ गया कि आय तो इंपॉर्टेंट था पर अपर्याप्त मापदंड था। इसके साथ कुछ चीजें और महत्वपूर्ण थी।
वो चीजें थी स्वास्थ्य और शिक्षा। और हम नीचे के कॉलम में देखेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल हरियाणा की तुलना की थी कि स्वास्थ्य के मामले में भी केरल काफी आगे और शिक्षा के मामले में भी, परंतु प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा काफी आगे था। इससे हमको क्या समझ में आया कि दो कारण जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, उसे क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। किस चीज में पीछे कर देते हैं? विकास के चीजों में। अगर वहां स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो बहुत सीधी सी बात है कि वो केरल से विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो दो मापदंड में केरल के पीछे आता है। तो ऐसे ही सूचकों को हम एक दशक में क्या करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सूचक आय के साथ व्यापक स्तर पे विकास के माप के लिए प्रयोग किए जाना लगा, इन चीजों का प्रयोग किए जाने लगा। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर करता है। आपके स्क्रीन पे मैं इसे जूम कर रहा हूं, आप इस कॉलम को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पुस्तक से है। अब मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूं, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट, आप थोड़ा मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। और ये प्रकाशित कौन करता है? ये यूएनडीपी प्रकाशित करता है। तो नीचे अब हम आएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच में आखिर मानव विकास रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पे हम विचार करेंगे। देखते हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। चलिए आते हैं नीचे आंकड़ों पे। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ देश हैं, जिसमें श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ये 2017 के आंकड़े, ठीक है। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 2011 में क्रय शक्ति के हिसाब से कितना था? 11,326। कितना था? 11,326। और जन्म के समय संभावित मृत्यु, मतलब इनके जो व्यक्ति, जो प्रति व्यक्ति जो संभावित जीवन प्रत्याशा है वो 75.5 साल, यानी 75 साल, 75.5 साल, 75 साल 6 महीने है। यहाँ के प्रति मतलब प्रति व्यक्ति जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो 75 साल 5 महीने तक जीवित रहते हैं। और विद्यालय में औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक। कितने विद्यालयों में विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक? ये 10.9 है। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि ये कितने लोग पढ़ते हैं। और इसका जो रैंकिंग है, इन सबको मिला के जो रैंकिंग है वो 26 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? रैंक आप समझते हैं ना, आपके कक्षा में आपको रोल नंबर मिलता है, जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है उनका पहला रोल होता है, उसके बाद दूसरा रोल होता है। तो श्रीलंका को इसमें कितना नंबर मिलता है? 26 नंबर मिलता है। भारत की स्थिति हम देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2011 में क्रय शक्ति के हिसाब से, क्रय शक्ति का मतलब खरीदने की क्षमता के हिसाब से 6,353 है, यानी श्रीलंका से बहुत कम, आधे के बराबर। और जो 2017 में संभावित आयु है वो लगभग 69 साल है, यानी 68.8 ईयर्स, मतलब लगभग 69 साल, ठीक है। उसके बाद विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे उसके अधिक जो औसत आयु है, लोग कितने, मतलब औसत आयु के लोग कितने साल जाते हैं, मतलब तो उसमें 6.46 साल है जो लोग विद्यालयी औसत आयु को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसमें इन सबको मिला के जब हम देखते हैं तो वो एचडीआई में भारत की रैंकिंग कितनी होती है? 130। कितने नंबर पे है भारत? अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। भारत की रैंकिंग है 130। कितनी है? 130, अर्थात भारत काफी ही पीछे है, ठीक है। अब देखिए एचडीआई का वास्तविक अर्थ क्या है? एचडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में एचडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है, मतलब कुल जो है 189 देशों का ये जो एचडीआई प्रकाशन यूएनडीपी करता है, ठीक है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जन्म हुआ उसके बाद कितने साल तक आदमी जीवित हो रहता है वो
व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाती है कि एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है। तो इस हिसाब से भारत में 68 साल 68.8 लगभग 69 साल तक जीवित रह सकता है, जबकि श्रीलंका में वही 75 साल जी सकता है। यहाँ तक कि हमारे बगल के जो देश नेपाल और बांग्लादेश हैं, उनकी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे बेहतर है। नेपाल में 70 साल लगभग 70 साल से कुछ ज्यादा 20.6 ईयर्स वहां की जन्म के समय औसत आयु जीने की संभावना है। बांग्लादेश की ये 22.8 लगभग 73 साल है। भारत अगर किसी से बेहतर या बराबरी की स्थिति में है तो वो म्यांमार और पाकिस्तान है। म्यांमार में 66.7 ईयर्स और पाकिस्तान में 66.6 ईयर्स है। और इसी प्रकार से हम जब प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, श्रीलंका की तो बहुत बेहतर है। और उसके बाद जब हम पढ़ाई की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगल बगल के देशों के में श्रीलंका काफी बेहतर है, 10.9 है, और भारत की स्थिति 6.4 है, म्यांमार 4.9, पाकिस्तान 5.2 और नेपाल 4.9 और बांग्लादेश 5.8। जब हम इस पूरे कॉलम को रीड करते हैं तो पता चलता है श्रीलंका हमसे कहीं बेहतर है। छोटा सा देश होते हुए भी श्रीलंका हमसे कहीं बेहतर है। और भारत काफी पीछे है, मतलब 189 देश में भारत की रैंकिंग 2016 में कितनी थी? 130वीं थी, जो कि काफी ही खराब रैंकिंग है। एसडीआई की काफी खराब रैंकिंग है। तो हम कह सकते हैं कि भारत मानव विकास रिपोर्ट के हिसाब से एक अति पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, लोगों को इलाज करने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, प्रति 1000 व्यक्ति में काफी कम डॉक्टर हैं, मतलब है ही नहीं, प्रति 1000 में तो है ही नहीं, कई हजारों में एक डॉक्टर है। तो वो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं खराब है। विद्यालय में बच्चे जाने की, विद्यालय तो है परंतु जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी संख्या काफी कम है। ये क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण होता है आय। अगर घर की आय अच्छी नहीं है, इनकम अच्छी नहीं है, तो उस जगह के बच्चे कम स्कूल जाएंगे। और इसी के कारण भारत में अच्छे स्कूल, बहुत सारे सरकारी स्कूल होते हुए भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति काफी खराब है। आगे जाएंगे तो हमको पता चल गया कि श्रीलंका हमसे बहुत बेहतर है। नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से बहुत कम है, फिर भी आयु के मैटर में, मतलब स्वास्थ्य के मैटर में वो काफी अच्छा है। तो ये सब पता चलता है कि विभिन्न देश विभिन्न प्रकार के चीजों में बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो विकास की धारियता। पहले ही क्लास में हमने विकास की धारियता के बारे में पढ़ा था। विकास की धारियता के बारे में क्या पढ़ा था कि हम जो विकास करते हैं वो कैसा विकास होता है। जैसे कि अभी भूजल संरक्षण की बात सुनते होगे, तुम सुनते होगे कि जहां चापाकल बन रहा है उसके बगल में सोख्ता का निर्माण कराया जाता है। क्यों कराया जाता है सोख्ता का निर्माण? इसलिए कराया जाता है सोख्ता का निर्माण कि अगर वहां पे पानी जो है सोखता है तो वहां के भूजल का जो स्तर है वो ऊंचा होता है। ऐसी स्थिति विश्व में उत्पन्न हो रही है कि जहां पे बहुत आसानी से पहले कुओं में पानी निकल आता था, उस जगह पे अब बहुत डीप बोरिंग करने पे भी पानी नहीं निकल रहा है। तो सोचो, हम तो अभी पानी का उपयोग कर ले रहे हैं, पर क्या अगर जमीन के सारे पानी निकाल के हम पी जाएंगे तो भविष्य में हमारे जो आने वाले जो वंश है, हमारे बाद आने वाली जो आबादी है, वो आखिर किस चीज का उपयोग की? तो अगर हम इसको संरक्षित करते हुए हम जो पानी पीते हैं उस पानी को वापस में हम चाहें कि वो भूजल के अंदर, मतलब भूमि का जो जल का स्तर वो बना रहे, उसके चलते का निर्माण कराएं और बहुत सारे चीजों का उपयोग का तरीका हम बदल दें, जो कि हमारा पानी का बर्बाद करने का जो तरीका है उन्हें बदल दे। तो इससे क्या होगा कि भूजल का स्तर बना रहेगा। और इससे इस सिद्धांत को जब हम अपने भविष्य के बारे में, हमारे आने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे विकास का धारियता का सिद्धांत कहते हैं। हम जरूर चाहेंगे कि हमारे घर में मोटर लगा रहे, हम पानी का उपयोग करें, परंतु बिना बात के हम जमीन के पानी को निकाल के बर्बाद ना करें, क्योंकि भविष्य में हमारी जो बहुत सारे जो हमारे भविष्य, हमारे बाद जो आने वाले हमारे बच्चे हैं
उनके बच्चे हैं, उनके लिए जल का स्तर बना रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, भारत में भूमिगत जल। हाल के परमाणु में पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने की गंभीर स्थिति है, मतलब कि बहुत ज्यादा उपयोग होता है। देखिए एक लेडीज है जो कुआं में पानी डाल रही है, तो कुआं से पानी निकालने की कोशिश कर रही है, तो आप देखते हैं कि सबसे ऊपर की भूमि के बाद 3-4 भूमियों के बाद एक पानी का जल क्रॉस कर रहा है, मतलब भूगत जल पार कर रहा है, वहां से पानी आराम से लोग निकाल पा रहा है। परंतु अगर अत्यधिक उपयोग किया जाए तो ये पानी का स्तर नीचे होता जाएगा और पानी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 300 जिलों में सूचना, मतलब सरकार ने जानकारी प्राप्त की, 300 जिलों में सूचना मिली कि वहां पे 20 सालों के अंतर पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आएगी। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है, मतलब बहुत अति उपयोग, मतलब हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में लेके पानी नहीं नहाते, हम लोग क्या नल खोल देते हैं, सिर पे पानी गिर रहा है, ब्रश करने जाते हैं, ब्रश कर रहे हैं, तब तक नल खुला हुआ। ये जो चीजें हैं, इससे हम अति उपयोग करते हैं भूजल का। ये अति उपयोग क्या करेगा, भविष्य के लिए जल खत्म कर देगा, लोग को पीने का पानी नहीं मिलेगा। आपको पता है कि समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता, वो खारा है। जरूर हमारे 2/3 से ज्यादा भागों में जरूर हमारे पास जल है, परंतु उसे पेयजल योग्य जो जल होता है वो सिर्फ हमारे पास 1 से 1.5% ही है। ठीक है, अगले 25 वर्षों में जमीन से पानी निकलना इतना ज्यादा उपयोग होगा, 60% पानी का भाग हम उपयोग कर लेंगे और फिर जमीन में पानी नहीं मिलेगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र, मध्य दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्र और कुछ तटवर्ती इलाकों को तेजी से विकसित होने वाली बस्तियों में पाया जा रहा है। ये जगह पे पाया जा रहा है। तो क्या होगा, अगर पानी खत्म हो जाएगा तो हमें खेती में दिक्कत होगी। तो इसका हम रोक कैसे समझ सकते हैं, इन चीजों को रोक कैसे सकते हैं? तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे क्या करना पड़ेगा, फसल और पौधों की तरह इन साधनों को पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, फिर से प्रकृति इसकी पूर्ति करती है। पता है ना कि जैसे हम पानी जो समुद्र में चला जाता है, तो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि समुद्र में फिर वाष्पीकरण होता है, वो बादल बनता है, वही बादल आके फिर पृथ्वी में बरसता है और वापस पानी यहाँ पे आ जाता है। यानी नदियों का पानी जो बह के समुद्र में गया, वही यहीं पे वापस आ जाता है और हम उस पानी को पुनः उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रकृति है, लेकिन अगर हम ज्यादा तेजी में दोहन करने लगे तो प्रकृति उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा नियम है कि हम उतना ही प्रकृति से ले जितनी ही हमारी जरूरत हो। अगर उससे अतिरिक्त हम लेते हैं तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी और हम परेशान हो जाएंगे। जैसे कि अगर नदियों से हम ज्यादा पानी लेने की कोशिश करते हैं तो नदियां सूख जाती है, नदियां सूखने से फसल सूख जाते हैं और फसल सूखने से भूखमरी की हालत होती है, अनाज नहीं मिलता, लोग भूखे मर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही है तो पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति प्रयोग कर रहे होंगे। जैसे गैर नवीनकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जा रहे हैं। इन संसाधनों को धरती पे एक निश्चित भंडार है, इसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, इसलिए इनके नए स्रोत में वृद्धि करनी चाहिए। तो अगर हमको एक बात हमें कहा जाता है कि अगर भूमिगत जल का स्तर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हम अपना घर के अगल बगल में एक डिग करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे को सोख्ता के रूप में लेते हैं कि जो पानी जो है बह के बर्बाद ना हो, उस जगह पे जाके जमीन के अंदर ही चला जाए, पानी बह के जमीन के अंदर ही ये हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, जमीन के जल का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप ऐसे ही पानी को बहा देते हैं नालियों के सहारे, वापस नदी में जाता है, वो बहते हुए समुद्र में चला जाएगा या वाष्पित होकर बादल के रूप में बन जाएगा और हमारा जो जो पानी है वो कहीं और जाके वर्षा हो जाएगा, तो हमारी जगह का तो भूमिगत जल का स्तर नीचा हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने जो जहां भी आप जल उपयोग करते हैं उसके अगल बगल में सोख्ता का निर्माण कीजिए। सोख्ता का निर्माण करने से क्या होगा, भूमिगत जल का स्तर बना रहेगा तो भविष्य में हमारे बाद जो हमारे वंश आएंगे, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए पीने का पानी उपलब्ध होगा। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े बिल्डिंग हम बने रखें परंतु पानी ना हो घर में, जिसके चलते उस घर को छोड़ के हमें दूसरे जगह जाना पड़ जाए। ठीक है,
चलिए नीचे देखते हैं, कच्चे तेल का भंडार, और जल के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तेल एक ऐसा चीज है कि जो धीमे धीमे खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी निकाल रहे हैं। देखिए कच्चे तेल का भंडार जो है मध्यपुर में 807.7 हजार मिलियन बैरल है, ठीक है। बैटल लिखा हुआ है, एक्चुअली बैरल होगा वो, ठीक है। भंडारों की चलने की अवधि है 70 साल में ये खत्म हो जाएगा। अमेरिका में 10.5 वर्ष में खत्म हो जाएगा। विश्व के सारे जो कच्चे तेल हैं वो 50 साल में खत्म हो जाएगा। अब बताइए, तेल अगर खत्म हो जाए विश्व में तो क्या होगा? गाड़ियां चलनी बंद हो जाएगी, ट्रेन चलनी बंद हो जाएगी, बिजली जो बनता है विद्युत में जो निर्माण होता है वो भी, पावर जो स्टेशन है वो बंद हो जाएगा, जनरेटर नहीं चलेंगे, कृषि यंत्र कैसे चलेंगे? आखिर क्या होगा देश में? पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तो हमको ये जो प्रकृति संसाधन है, कच्चा तेल भी लाखों साल में बनता है। इनको क्या होता है कि ये जीवाश्म जो होते हैं, जैसे बहुत साल पहले जमीन के अंदर पेड़ पौधे या फिर भूसंकलन के कारण या फिर किसी प्रकृति आपदा के कारण पेड़ पौधे बिना हवा के अनुपस्थिति में जो अंदर चले जाते हैं जीवाश्म के रूप में, या जीव चले जाते हैं, वही परिवर्तित होके क्या बनते हैं? तेल बनते हैं। प्राकृतिक तेल का निर्माण होता है, कच्चे तेल का निर्माण होता है, कोयले का निर्माण होता है, ये सब इन्हीं से होता है। तो इसमें लाखों साल लगते हैं। तो ये तो हम 50 साल में खत्म कर देंगे, तो लाखों साल का बैलेंस कैसे होगा? तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नए साधन खोजने पड़ेंगे। आखिर बताओ कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? आप सभी को पता है 50 साल में जब तेल खत्म हो जाएगा तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो आप सब बहुत आसानी से बता सकते हो कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। क्या है? सौर ऊर्जा का उपयोग करना। देखिए बहुत जगह देशों में, मैंने कल आपको बताया था ना, बहुत अच्छी छोटी सी कहानी बताई थी कि स्वीडन की एक बच्ची है जो 12 साल की है, जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग है। वो नोबेल के लिए साल नामित हुई थी। उस बच्ची ने क्या किया कि धीमे धीमे आप पेड़ काट रहे हैं, प्रकृति संसाधन खत्म हो रहा है, तो भविष्य के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? भविष्य की धारिता का सिद्धांत जो है वो क्या सोच रहे हैं? स्वीडन जो खुद बहुत ही स्वच्छ देश है, खुशहाल देश है, वहां भी बच्ची ने उसके चलते संसद के बाहर विरोध किया और पोस्टर लेके खड़ी हो गई। ये मैसेज इतना ज्यादा गया कि उसे यूएन तक बुलावा आया। पर वो यूएन में जब स्पीच देने गई तो उस जगह पे स्पीच देने से पहले उसने जो रास्ते का वाहन यूज किया वो प्लेन यूज नहीं किया, या समुद्र में उसने डीजल या पेट्रोल से चलने वाले बोट का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सौर ऊर्जा के सहारे चलने वाले, जो सूरज के प्रकाश से चलती है, उस बोट का किया, उस नाव का उपयोग किया, जिसके चलते वो काफी लेट भी हो गई और बहुत देर बाद वो दी। लेकिन उसने जरूर कहा कि शायद मुझे कुछ परेशानी हो, पर मैं अपने भविष्य के संसाधनों को हमेशा बचा के चलूंगी। तो ये एक बच्ची है जिसे नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया, बिल्कुल आपके उम्र की 8वीं कक्षा की छात्रा, 12-13 साल की ग्रेटा थनबर्ग। एक फेमस नाम है। तो आप भी जान जाइए कि आप अगर नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधनों का उपयोग करेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, जैसे बांध बनाने के सारे टरबाइन घुमा के ऊर्जा का निर्माण, बिजली निकालना, ये चीजों का उपयोग करेंगे तो हम भविष्य के लिए इन संसाधनों को, कुछ पेट्रोलियम संसाधनों को, कोयले के संसाधनों को भी बचा पाएंगे। ठीक है, तो आज आपकी कक्षा जो है यहीं तक थी। इसी बीच हम एक पॉइंट को छोड़ चुके थे। वो पॉइंट था ऊपर में, छोटा सा पॉइंट था जिसको मैंने पहले एक बार बताया आप लोगों को, लेकिन अभी मैं फिर से बता दे रहा हूं। वो पॉइंट था बीएमआई। जैसे मैंने आपको बता दिया था, बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये वैज्ञानिक ये मेडिकल साइंस के लोग यूज करते हैं। ये क्या होता है कि अगर किसी बच्चे जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, उसके शरीर का जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को, उसके द्रव्यमान उसके उम्र के हिसाब से सही है कि नहीं, अगर उनकी हाइट सही है कि नहीं, उनका द्रव्यमान सही है कि नहीं। कहने का मतलब अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो उस 5 साल में उसका वजन 10 किलो या 15 किलो जो फिक्स किया हुआ है वो उतना है कि नहीं। अगर कोई कम है का है तो उसका वजन कम है तो वो अल्पपोषित कहलाता है। ठीक है, तो ये बीएमआई कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जो कि ये बताता है कि अगर कोई 15 वर्ष 6 माह है तो उसकी जो वजन जो है वो कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर वो वजन से कम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस चीज का उपयोग करेंगे? उन्हें पोषण के लिए भोजन का देंगे।
तो आज की कक्षा का समय खत्म हो रहा है और मैं इसके साथ स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ और आपको कहना चाहूंगा कि इस कक्षा में जो इसके बाद प्रश्न आ गए हैं, आप प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और 40 मिनट्स हमारा होने वाला है प्रश्न का सेशन। ये पूरे प्रश्न अब आ चुके हैं, जैसे समानतः किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है, तो समानतः प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तो तीनों पे होता है। तो ऐसे करके आप सभी प्रश्न बनाएंगे। वेलकम एवरीवन, आप सभी हमारे साथ बने इस क्लास में। आपके इस क्लास में बनने के लिए बहुत बहुत